शुरू करेंगे आधुनिक भारत, जिसमें हम अंग्रेजों के गुलाम बने, तो उन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज की जो क्लास है वो सिर्फ आपका बेस बनाने का काम करेगी, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर मैं शुरुआत करती हूँ, अगर हम प्राचीन इंडिया की बात करें, एंशियंट भारत जो था उसमें प्रॉपर इंडियंस का ही राज हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यताएं जैसी सभ्यताएं उसमें उभरी थी। नेक्स्ट अगर मैं मध्यकालीन भारत की बात करूं, तो उसमें विदेशी तो आए, लाइक औरंगजेब, शाहजहां, अरबी, तुर्की, सबके आक्रमण हुए, वो इंडिया में आए, लेकिन उन्होंने इंडिया का पैसा बाहर भेजना शुरू नहीं किया। वो इंडिया का पैसा इंडिया की जनता पर ही यूटिलाइज करते थे। बहुत कट्टर वाले भी थे, जैसे अकबर का मैं नाम लेती हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बनाई गई, लाल किला, ताजमहल, वो आज भी इंडिया में है। आज भी गवर्नमेंट जो है उससे अर्निंग का एक सोर्स बना हुआ है। लेकिन जो उसके बाद अगर मॉडर्न इंडिया की मैं बात करती हूँ, आधुनिक भारत जिसमें अंग्रेजों का आगमन होता है, 17वीं शताब्दी तक हम ये नहीं कहेंगे कि हम किसी के गुलाम थे। गुलाम बेसिकली क्या होता है, जब लोगों का शोषण होना शुरू हो जाए। और इंडिया सच में सोने की चिड़िया था, इंडिया में इतना ज़्यादा पैसा था, बहुत ही अमीर देश था, क्योंकि यहाँ की मिट्टी ही सोना उगलती है। यहाँ की जो जलवायु है वो सब बहुत ही अच्छी मानी जाती है, हर एक चीज़ के लिए, खनिज पदार्थों के लिए, खेती के लिए बहुत अच्छी जलवायु मानी जाती है। तो यहाँ की मिट्टी में ही सोना हुआ करता था, और इंडिया वाकई में ही सोने की चिड़िया था। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अमीर देश था। लेकिन ये गरीब होना कब शुरू हुआ, जब अंग्रेजों ने सारा का सारा पैसा अपने देशों में ढोना शुरू कर दिया। हम 17वीं शताब्दी तक कभी भी ये नहीं कहेंगे, हम ये कहते हैं दिल्ली सल्तनत का राज था, बट हम उनके गुलाम नहीं थे। और जब जैसे जैसे 18वीं शताब्दी आई, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हम अंग्रेजों के गुलाम बनने शुरू हो गए, और वो गुलामी आज तक हमारे दिमागों में बसी है। हम वैसे उनसे आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन मेंटली तौर पर अगर हम बात करें, हम आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। हर कोई उनकी तरह दिखना चाहता है, हर कोई गोरा होना चाहता है, बालों का रंग वैसा करवा रखा है, खान पान हमारा बिल्कुल अंग्रेजों जैसा हो चुका है। कोई भी हिंदी में बात नहीं करना चाहता, हर पेरेंट्स सोचते हैं हमारे बच्चे इंग्लिश में बात करें। इवन चाहे पेरेंट्स को खुद इंग्लिश नहीं आती, वो उन्हें गूगल कर करके सिखाते हैं सारे फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, बट दे वांट कि वो सब इंग्लिश में बोलें। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि हम आज भी मानसिक तौर पर अंग्रेजों के ही गुलाम बने हुए हैं। उन्होंने इतने साल हमारे देश पर राज किया कि वो अपनी एक गहरी छाप हमारे ऊपर छोड़ गए, जिसे हम कहेंगे पवित्रता का वो सिद्धांत देते थे कि तुम काले हो, तुम पवित्र नहीं हो, हम गोरे हैं, हम तुम्हारे ऊपर राज कर सकते हैं। वो आज भी हमारे देश में देखने को मिलता है। कोई भी अगर आप देखोगे गोरा पर्सन है, या फिर कोई भी ट्रेन में जा रहा है वो इंग्लिश में बात कर रहा है, तो अपने आप सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहता है। तो वो हम सारी उनकी एंट्री से लेकर हमारी गुलामी तक की पूरी कहानी हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसे किसी भी बुक में से पढ़ते हो तो वो आपको कभी भी याद नहीं होती, बट अगर आप इसे कहानियों की फॉर्म में सिर्फ सुन लोगे, उसके बाद आप किसी भी बुक में से इसे उठा के पढ़ोगे, तो डेफिनेटली आपको चीज़ें जो है याद मिलेंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलना। तो शुरुआत करते हैं कि इनकी एंट्री कैसे हुई, कहाँ से अंग्रेज हमारे देश में आए, और कैसे कैसे उन्होंने कब्जा करना शुरू किया, उसके बारे में हम सब कुछ आज डिटेल में पढ़ेंगे। चलो एक थोड़े से मैप के थ्रू पढ़ना शुरू करते हैं। लाइक ये इंडिया है, यहीं से पानी के इलाके से वो लोग आते थे। मान लेते हैं ये यूरोप है, एंड दिस इज अफ्रीका एंड यूरोप। इसके बीच में आपको मैप में जस्ट एक आइडिया लेने के लिए बता रही हूँ, ये एक बोर्ड पे एग्जैक्ट नहीं बन सकता। यहाँ पर पानी के रास्ते था भूमध्य सागर, इस साइड आपको कंट्रीज देखने को मिलेंगी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वो सब था। और यहाँ पर थे अरब देश, जिसमें आपका मेनली सऊदी अरबिया जैसे देश आएंगे। यहाँ पे भूमध्य सागर पानी था, यहाँ पर भी लाल सागर, यहाँ पर भी छोटा सा फारस की खाड़ी पानी था। तो यूरोप के जो देश थे, व्यापार तो हमारा विदेशों में हड़प्पा के टाइम से होता था, सिंडोन सभ्यता के नाम से इंडिया को जाना जाता था। कपास का व्यापार, बहुत सारी चीज़ों का व्यापार जो है ये वाले देश करते थे। तो वो कैसे करते थे, यहाँ से जो है इस पानी के थ्रू यहाँ पर आकर उतरते थे अरब देशों में लैंड पर, फिर उसके बाद फिर पानी के थ्रू और यहाँ पर इंडिया में पहुंच जाते थे। लेकिन कुछ यूरोप देशों ने क्या किया, अपना ही एकाधिकार कर लिया और इस रूट को बंद कर दिया कि यहाँ से हम वहां पर नहीं जाने देंगे। तो ये क्या करते हैं यूरोप वाले, अपना व्यापार तो बंद नहीं कर सकते थे और लड़ाइयाँ भी नहीं लड़ना चाहते थे। इन्होंने क्या किया, एक नए मार्ग को खोजने की कोशिश की। इंडिया के व्यापार करने के लिए एक नया मार्ग चाहते थे।
तो सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च करते थे नए नए सी रूट खोजने के लिए, वो स्पेन और पुर्तगाल के लोग करते थे। अपने नए नए नौसैनिक भेजते थे कि जाओ और नए नए रूट्स खोज के आओ। तो जब यहाँ से रास्ता बंद हो गया तो स्पेन अपना एक नाविक भेजता है इन 1492। क्रिस्टोफर कोलंबस उसका नाम था, अगर आपने सुना होगा, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये नाम जो है आपके शायद आपको ये नाम कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे। तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जो है यहाँ से चलता है और चलते 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 वो अपोजिट इंडिया को जाने का मार्ग खोजना था, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है और यहाँ पर आकर पहुँच जाता है। यहाँ पर उसे कुछ लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं और वो कहता है मैंने इंडिया खोज लिया, और उनको नाम दे देता है रेड इंडियंस। आज भी रेड इंडियंस नाम की प्रजाति जो है देखने को मिलेगी, बट वो इंडिया में नहीं है, वो कहाँ पर है, अमेरिका में। तो इस तरह से इंडिया की खोज में गलती से क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में किसकी खोज कर ली, अमेरिका की। तो ये क्वेश्चंस ऐसे ही एग्जाम में पुट हो जाते हैं सेम। उसके बाद फिर एक और नाविक आता है बार्थोलोमेव, बट उसका नाम नहीं लिया जाता है क्योंकि नाम उन्हीं के लिए जाते हैं जो सफल होते हैं। वो भी यहाँ से चलना शुरू करता है, चलते 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 अफ्रीका के साउथ पॉइंट पर आकर रुक जाता है और देखता है कि आगे सिर्फ पानी ही पानी है और वो आगे नहीं जाता, वहीं पर स्टॉप कर देता है और वो निराश होकर जाता है। इसीलिए इस द्वीप का नाम रख देते हैं निराशा अंतरिक्ष। ऐसे ही फिर से 1498 में एक और आदमी, पुर्तगाल का आदमी, वो था स्पेन का, पुर्तगाल अपने एक सैनिक को भेजता है और वो चलता चलता इस निराशा अंतरिक्ष को क्रॉस कर देता है और यहाँ पर उसे गुजरात का एक आदमी मिलता है और वो उससे पूछता है कि इंडिया जाने का कोई रास्ता है। तो वहाँ उसके थ्रू वो इंडिया के इस केरल के कोचीन तक पहुँच जाता है, कालीकट के तट पर। और ऐसे यहाँ से ये रूट जो है इंडिया जाने का समुद्री मार्ग कौन खोज लेता है, वास्को डी गामा। तो क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि इंडिया की खोज किसने की। बेसिकली इंडिया की खोज उसने नहीं की, इंडिया जाने का समुद्री मार्ग अगर हम बताएं तो वो वास्को डी गामा खोजता है इन 1498 में और इंडिया से फिर से व्यापार करना शुरू हो जाता है। अब जो ये निराशा अंतरिक्ष था, बहुत बार पूछ लेते हैं, इसका नाम क्या रख देते हैं, आशा अंतरिक्ष, केप फॉर गुड होप, आशा अंतरिक्ष। तो पूछ ले अगर आशा अंतरिक्ष कहाँ पर है तो अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु को क्या बोला जाता है, आशा अंतरिक्ष। तो ऐसे 1498 में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने इंडिया जाने का एक समुद्री मार्ग खोज लिया। उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अरब देशों ने इसके ऊपर अपना एक अधिकार कर लिया था और यहाँ से व्यापार को टोटली बंद कर दिया था। अब हम बात करेंगे आगे कि कैसे कैसे पुर्तगाल, डच और ये सब थे जो फ्रांसीसी, डेनमार्क, ये सब इंडिया में आए कैसे और इनका क्रम क्या है, क्वेश्चन इसके ऊपर भी पुट होते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी एंट्री के ऊपर कि कौन से नंबर पर कौन सबसे पहले आया और इनकी इंडिया में एंट्री कैसे हुई और इन्होंने कैसे कैसे अपनी कंपनीज बनाई व्यापार करने के लिए, इंडिया से पैसा लेने के लिए और वो पैसे को अपने देशों में भेजने के लिए इन्होंने कब कब और कहाँ कहाँ पर कंपनीज बनाई। इसके ऊपर भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको ध्यान से सुनते हुए चलना। ये आपका एक पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया का एक बेस जो है वो आपका इसी क्लास में बन जाएगा। फर्दर हम एक एक टॉपिक को जो है डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। तो क्या है PDEDF, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर पुर्तगाल की एंट्री यहाँ पर हुई, जो मैं आपको अभी बता रही थी वास्को डी गामा के बारे में। 1498 में जो है वास्को डी गामा केरल के कालीकट पर आकर उतरता है और 1503 में ही यहाँ पर जो है वो अपनी एक फैक्ट्री बना लेता है कोचीन में, केरल के कोचीन में यहाँ पर उसकी एक फैक्ट्री बन जाती है 1503 में। और वहाँ से एक गवर्नर काम करने के लिए आ जाता है जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। वो यहाँ पर काम करने के लिए आता है, कुछ साल यहाँ पर रहता है, सिर्फ एक सर्वे करता है, बहुत ज़्यादा काम नहीं करता। फिर भी एक अगर मैं पूछूं उसके बाद पहले इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं। पुर्तगाल, देन उसके बाद आए डच, नीदरलैंड और हॉलैंड के लोगों को जो है डच कहा जाता है 1602 में। उसके बाद जो मेनली यहाँ पर राज करने वाले इंग्लैंड के लोग, इंग्लिश लोग जिसे हम कहेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में अपनी कंपनी बनाती है यहाँ पर इंडिया में। देन डी है डेनमार्क 1616, देन फ्रांसीसी 1664। इसमें से डच और डेनमार्क बहुत ज़्यादा नहीं टिकेंगे, आएंगे थोड़ा बहुत पैसा लूटेंगे और चले जाएंगे। मेनली जो राज करेंगे वो करेंगे ये। पुर्तगाल के लोग सबसे पहले आए और इन्हें सबसे लास्ट में यहाँ से गए। अगर मैं गोवा की बात करूँ 1961-62 में गोवा हमें मिला, उससे पहले जो है गोवा जाने के लिए वीज़ा लगवाना पड़ता था और आज भी आपको गोवा का कल्चर इंडिया जैसा नहीं लगेगा। देन उसके बाद फ्रांसीसी, ये भी सबसे बाद में गए हैं
और इन्होंने तो सबसे ज़्यादा इंडिया को लूटा, इंडिया का शोषण किया। तो उस अगर हम बात करते हैं 1503 में पुर्तगाल में से एक इंसान आता है, एक बंदा आता है और यहाँ पे क्या करेगा, अपनी फैक्ट्री खोल लेगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और यहाँ पे बहुत सारे काम करेगा, सर्वे करेगा, बट बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा। अगर मैं बात करूँ ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति, तो वो भी इसके टाइम में शुरू होती है, लेकिन उसे जो प्रॉपर मैनेज करते हैं, काम करते हैं, वो उसके बाद 1509 और 10 के करीब एक और बहुत ही चालाक और चतुर पर्सन को गवर्नर बनाकर भेजते हैं, जिसका नाम था अल्बुकर्क, जो आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगालियों का गवर्नर, वो अल्बुकर्क को ही माना जाता है। उसने यहाँ पर आकर क्या क्या किया, वो एक लंबा टिकेगा और बहुत दूर की सोच रखने वाला पर्सन था। उसने क्या किया, यहाँ पर आकर अपनी टेरिटरी को बनाना शुरू कर दिया। वो सिर्फ यहीं तक सिमट के नहीं रह गया, वो गोवा तक पहुँच गया और उसने गोवा में भी काम करना शुरू किया। जब गोवा में देखा तो सबसे पहले तो उसने हिंदू को ख़त्म करने के लिए सारे मंदिर तुड़वा दिए और छुटपुट से चर्च बनाने शुरू कर दिए। अब वो चाहता था कि ऐसे तो हमारी आबादी नहीं बढ़ेगी, ये इंडिया के कुछ लोग आकर हमें बाहर निकाल कर फेंक सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत थोड़े से थे। तो उसने लॉन्ग टर्म अपना नहीं सोचा, अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचकर क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर आकर सती प्रथा को बैन किया। वो हमारे फायदे के लिए बैन नहीं की थी, वो लॉन्ग टर्म का सोच रहा था। सती प्रथा को बैन करने का मतलब क्या था, उस टाइम पर लड़कियां सच में बोझ मानी जाती थी। किसी का भी अगर बाल विवाह हो गया तो वो ना ही उसके अगर वो विधवा हो गई तो ना ही उसके ससुराल वाले उसे रखेंगे, ना ही उसके मायके वाले रखेंगे, तो वो कहाँ जाएगी। और सती प्रथा ये होने नहीं दे रहा था। तो उसने क्या किया, जो इनकी फैक्ट्री में लेबर के लोग थे उनके साथ जो है उनकी शादियां करवानी शुरू कर दी, ताकि जो आने वाली जनरेशन बढ़े वो इन्हीं की ही बढ़ जाए। ऐसे ही कुछ सालों बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो है सारे के सारे पुर्तगाल के ही लोग दिखने लगे, तो इनका दबदबा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और सती प्रथा को बंद कर दिया। इसके अलावा जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने शांत जल की नीति अपनाई थी, वो क्या थी, अब इसको लगा कि इंडिया के अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है, बाहरों बाहर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर सारा पानी है, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इस चारों तरफ इंडिया पानी से घिरा था। तो इसके ऊपर सारे पानी के ऊपर अपना कब्जा कर लिया और हिंद महासागर का स्वामी अगर कहें तो वो पुर्तगालियों को कहा जाने लगा कि हिंद महासागर के स्वामी बन गए यहाँ पर आकर। और कोई भी अगर यहाँ से शिप जाता था तो उनसे कार्टेज लेने लगे। कार्टेज क्या था, एक तरह का टैक्स था। सबको ये बात बता दी कि अगर कोई भी यहाँ पानी के रास्ते से व्यापार करना चाहता है, यहाँ से थोड़ी आगे जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, तो अगर कोई भी यहाँ से व्यापार करना चाहता है तो उसे हमारे से कार्टेज लेना होगा, मतलब टैक्स देना पड़ेगा, कि बिना कुछ लगाए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, पानी में टैक्स लेना शुरू कर दिया। और अगर कोई कार्टेज नहीं लगाता था तो इनके मन में एक डर डाल दिया कि समुद्री लुटेरे आकर तुम्हारे शिप को लूट लेंगे, जबकि वो समुद्री लुटेरे ये खुद ही थे। और यहाँ से आकर इन्होंने बहुत पैसा इस चीज़ से लिया। अकबर का भी इस पर दबाव था, अकबर की शिप को भी कार्टेज लगता था, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन उनके मन में भी डर था कि अगर आप कार्टेज नहीं लगवाओगे तो यहाँ पे आकर समुद्री लुटेरे आपके शिप को लूट लेंगे। तो ऐसे उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। ये था हमारा पुर्तगाल की कैसे एंट्री हुई। अब इनके साथ ही डच की भी एंट्री यहाँ पर होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ तक तो इनका राज था गोवा में। उसके बाद उसमें एक और गवर्नर बनकर आता है नूना डी कूना। उसने क्या किया, यहाँ पर आकर दमन द्वीप पर भी राज करना शुरू कर दिया और अपने फोर्ट किले बना लिए वहाँ पर, जो आज भी बने हुए हैं। देन उसके बाद डच की एंट्री होगी। डच में अभी रिसेंटली स्पेन से आज़ाद हुआ था, तो गुलाम था उनका, उससे आज़ाद हुआ। वो भी अमीर बनना चाहता है, तो अमीर बनने का सबको एक ही रास्ता दिखता था कि इंडिया में जाओ, वहाँ पर व्यापार करो, वहाँ से पैसा लो और अपने देशों में ले जाओ। तो क्योंकि इंडिया में इतना पैसा था कि किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, इतनी ज़मीन थी, कोई भी कहीं पर भी आकर काम करना शुरू कर देता था। अब जब डच की एंट्री होगी तो वो यहाँ पर नहीं अपना कुछ भी फैक्ट्री बनाएंगे, वो बनाएंगे यहाँ पर मसूलीपट्टनम। आप डायरेक्शन देखो, उनके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे मसूलीपट्टनम, जो कि कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। तो पूछ लेते हैं, डच ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी, मसूलीपट्टनम में। यहाँ पर फैक्ट्री लगाई और काम करना शुरू किया। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कोई प्रॉपर सॉलिड राजा ही नहीं है, सब अपना काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, क्योंकि अगर राजा थे भी तो वो आगरा वाली साइड एक्टिव थे, साउथ में कोई भी बड़ा राजा एक्टिव नहीं था उस टाइम पर। तो उसके बाद जब यहाँ पर उन्होंने फैक्ट्री लगाई, उन्होंने क्या किया, इनके एरिया में भी जाना शुरू किया, इनके ऊपर भी अटैक करने शुरू कर दिए और इनके एरिया को हड़पना शुरू किया।
तो ये रियलिटी है कि जो पुर्तगाल वाले हैं वो डच से डर गए थे, डच जो है उनके ऊपर भी हावी होने शुरू हो गए थे, उनका दबदबा बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया था। इसके साथ ही अब मेनली जो एंट्री होगी वो होगी BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि लंबी टिकेगी, इन दोनों को हटाकर बहुत लंबी टिकने वाली है। तो इन्होंने 1600 में, अब देखो कंपनी बनाने का अगर मैं क्रम की बात करूं, इनकी कंपनी लेट बनी है, 1602 में आए, ये पहले थे, पहले इंडिया में आ गए थे, लेकिन ये कंपनी बनाकर अपने ही देश में बैठे हैं, कंपनी पहले बना ली 1600 में, आए बाद में रहे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एक थोड़े से कुछ महज 217 लोगों ने एक छोटी सी कंपनी बनाई और अपनी रानी से परमिशन ली कि हम इंडिया में व्यापार कर लें। तो व्यापार के बदले क्या देंगे रानी को, टैक्स। तो उसने 15 साल के लिए इनको परमिशन दे दी कि जाओ इंडिया में व्यापार कर लो। अब वो यहाँ आते हैं, उस टाइम पर यहाँ पर जहांगीर का राज था। तो 1608 में, पहले 1601 में, 1604 में वो अपने कुछ पर्सन भेजते हैं जो आते हैं और सिर्फ सर्वे कर कर चले जाते हैं, उनका नाम मेनली नहीं लिया जाता। नाम किसका लिया जाता है, 1608 में कैप्टन हॉकिंस नाम का एक पर्सन यहाँ आता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और यहाँ आकर जहांगीर का उस दिन शासन था, जहांगीर के पास जाता है और पूछता है कि क्या मैं यहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगा लूँ, और सूरत में अपनी फैक्ट्री लगा भी लेता है, सूरत में अपना काम करना शुरू कर देता है। तो पूछ लेंगे इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई, सूरत में, लेकिन पुर्तगालियाँ इतने ज़्यादा उस टाइम पर हावी थे, उनके दबाव में आकर ये फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। फिर वो फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं, मसूलीपट्टनम में। BEIC ने भी अपनी फैक्ट्री पहले लगाई कहाँ पे थी, सूरत में, लेकिन वहाँ काम नहीं कर सके। फिर फैक्ट्री कहाँ लगाई, मसूलीपट्टनम में, लेकिन वो लगाना कहाँ चाहते थे, सूरत में। अब क्या होता है, जहांगीर से परमिशन लेता है व्यापार की, लेकिन जहांगीर इंटरेस्ट करने की पूरी कोशिश करता है, उन्हें शराब देता है और उनके बहुत सारे काम ऐसे करता है, लेकिन जहांगीर डायरेक्ट मना क्यों कर देता है, क्योंकि उससे भी पता था पुर्तगालियों साउथ में जो है वो एक्टिव है और वो हिंद महासागर के स्वामी है, पानी पर उनका कब्जा है, तो वो तुम्हें वहाँ पर व्यापार नहीं करने देंगे। फिर ये पूछता है अगर मैं उनको हरा दूं तो अब क्या आप हमें व्यापार करने दोगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट युद्ध होता है 1612 में, स्वाली का युद्ध, जिसमें पानी में युद्ध होता है, और जो BEIC है वो एक शिप का यूज़ करते हैं, नाम आपको कई बार उसमें एग्जाम में मिलेगा, रेड ड्रैगन शिप। उसकी हेल्प से जो है स्वाली के युद्ध में BEIC किसको हरा देते हैं, पुर्तगालियों को। ध्यान से सुनना मेरी वर्डिंग क्या है, BEIC स्वाली के युद्ध में रेड ड्रैगन शिप का यूज करके पुर्तगालियों को हरा देते हैं और फिर अपनी फैक्ट्री को कहाँ लगाते हैं, सूरत में। फिर जहांगीर भी परमिशन दे देते हैं कि हाँ अगर पुर्तगाली जो हिंद महासागर के स्वामी थे, अगर उनको हरा दिया तो सामने वाले में कोई ना कोई क्वालिटी तो जरूर है। अब डच भी इनडायरेक्ट वे से पुर्तगालियों पर हावी थे, BEIC भी हावी हो गए, तो दोनों को लगा कि अब हमें काम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो वो यहीं कोचीन गोवा तक ही सिमट कर रह जाते हैं, वो आगे अपना काम बढ़ाने की कोशिश ही नहीं करते, सिर्फ यहीं पर सिमट कर रह जाते हैं। और अगर हम डच की बात करें, अब क्या करते हैं पुर्तगाली, क्या गेम खेलते हैं कि अगर हम डच को हराने के लिए इन दोनों को ही आपस में लड़वा दें, मतलब BEIC और डच को, तो एक जना यहाँ से चला जाएगा। अब क्या होता है, पुर्तगालियों की एक रानी थी कैथरीन, और इनका BEIC वालों का यूरोप में एक लड़का था चार्ल्स II राजकुमार, दोनों की शादी करवा देते हैं और दहेज में गिफ्ट के रूप में इंडिया का जो मुंबई है वो किसको मिल जाता है, चार्ल्स II को। अब चार्ल्स II तो यहाँ आएगा नहीं, तो वो क्या करता है, BEIC को वो रेंट पे एक तरह से जमीन दे देता है, मतलब इंडिया की जमीन, और कौन दहेज में दे ले रहा है, कौन उसे किराए पे दे रहा है, और इंडिया वालों को कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो लोग मेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, सिर्फ छोटे मोटे राजा थे, अपना राज करते थे, अपना पेट भरते थे, अच्छा खा पी लेते थे, बस इतने तक इनफ थे। तो अब क्या हुआ, अब डच लंबे नहीं टिकेंगे, लेकिन अपना काम काज समेटने में टाइम लगता है, यहाँ से चले जाएंगे। वो कहाँ चले गए, इंडोनेशिया की तरफ वापस चले गए, बट डच यहाँ से अब खत्म हो गए। अब बचे कौन, पुर्तगाल के और BEIC। अभी ये दो की ही एंट्री मैंने आपको बताई है। पुर्तगाली भी अपने काम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ गोवा तक ही सिमट कर रह जाएंगे। अब अगर हम बात करें पुर्तगाल इंडिया में लेकर क्या क्या आए थे, गोथिक कला की अगर मैं बात करूँ, पूछ लेते हैं गोथिक कला किसकी देन है, तो पुर्तगालियों की ही देन है। गोथिक कला में क्या था, छोटी बिल्डिंग को कैसे बड़ा दिखाया जाए, विशाल दिखाया जाए। आप देखोगे आजकल के जो घर भी बनते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, लेकिन उसका जो बाहर से स्ट्रक्चर दिखाते हैं वो बहुत बड़ा सा दिखा देते हैं। सेम वही उसी टाइप की गोथिक कला थी, वो लेकर आए थे। अगर आप आज भी गोवा में जाते हो तो आपको वो जो ओल्ड गोवा है बिल्कुल ऐसा दिखेगा जैसे वो इंडिया का नहीं है,
क्योंकि कितने साल कब आ गए थे वो, देखो 1498 में एक पर्सन आ गया था पुर्तगाल का, तो तब से लेकर अब तक कितने 16, और ये गए कब है 1961-62 में, तो कितने साल वो यहाँ पर रहे। तो वो पूरा का पूरा कल्चर ही गोवा का पुर्तगालियों का दिखने लगा था सेम। अब BEIC की एंट्री हो चुकी है। अब क्या करेंगे, BEIC अपना कब्जा बढ़ाना शुरू करेंगे। अब आप देखोगे पूरे मुंबई पर उसका कब्जा हो चुका है, इस साइड वो सारी टेरिटरी ले चुके हैं। अब कल मैं बताऊंगी कलकत्ता पर कैसे उन्होंने कब्जा किया, मद्रास पर कैसे किया, और कैसे वो पूरे पूरे के पूरे इंडिया पर हावी हो गए थे और हम उनके गुलाम बन गए थे। होप अभी इनकी एंट्री दोनों की बाकी है, डेनमार्क और फ्रांसीसी, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब मत करना, मत भूलना। और अगर आप कोई भी इंप्रूवमेंट चाहते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।